जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूगोल की इस श्रृंखला में। भूगोल की इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों हम क्रमबद्ध तौर पर बिंदुवार टॉपिकवार अपने अध्यायों को कवर करते चले जा रहे थे और उसी कड़ी में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत का नामकरण। इसके अलावा जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, हम भारत के नामकरण के अलावा भारत के चतुर्दिक सीमा बिंदुओं की भी चर्चा करने वाले हैं। उदाहरण के लिए भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, इस सभी की चर्चा होगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सभी चीज़ें व्यवस्थित तौर पर समझ में आ जाएंगी और सारी जानकारियां आपके पास में होंगी। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बात वो ये कि निरंतर हम वीडियो बनाते चले जा रहे हैं, यह श्रृंखला आगे बढ़ती चली जा रही है। तो यदि आपने नोट्स बनाने स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप नोट्स बनाते चले जाइए, चूँकि यह सीरीज़ आपकी पूरी कंप्लीट होकर ही रहेगी और अंत में आप पाएंगे कि जब आपके 50-55 लेक्चर हो चुके होंगे तो भूगोल का आपके पास एक ठीक ठाक ज्ञान होगा, विधिवत ज्ञान होगा। दोस्तों आगे बात की जाए कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं भारत का नामकरण, तो नामकरण ही क्यों और नामकरण में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र की बात हो या किसी भी व्यक्ति विशेष की बात हो, नाम बहुत आवश्यक होता है। बिना नाम के हम उसे नहीं पहचान पाते हैं। कि जैसे हमने कहा भाई हमारे उत्तर पश्चिम में एक देश है, अब यदि उसका कोई नाम नहीं है तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा देश है, ठीक है। पर हाँ, हम कह सकते हैं कि हाँ भाई फला फला। तो किसी भी व्यक्ति विशेष की बात करें या क्षेत्र विशेष की बात करें या किसी की भी हो, हम एक नाम उसके लिए ज़रूर देखते हैं, नाम जरूर हम रखते हैं। उसी कड़ी में भारत के भी कुछ नाम है, जैसे कि भारत का नाम है ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, इंडिया, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान। तो ये सभी नाम हमने देखे हुए हैं। इसमें मुख्य तौर पर दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, इसे तो हम विधिवत तौर पर जानते ही, हमने बचपन से सुना हुआ है। इसके अलावा हाल ही में ये करंट का मुद्दा है भारत बनाम इंडिया या इंडिया बनाम भारत, तो ये भी बहुत ज़्यादा चर्चित है। तो नामकरण पर चर्चा होनी तो बहुत महत्वपूर्ण है और नामकरण से प्रश्न भी निरंतर बनते आए हैं। आपको बता दें, नामकरण में हमने मुख्य तौर पर इन्हीं 5 नामों को ही लिया हुआ है, जैसे कि भारत, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, इंडिया और हिंदुस्तान। इन्हीं 5 नामों को लेने का जो प्रमुख कारण है वो ये है दोस्तों, चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर यहीं से प्रश्न बने हैं, यही कारण है कि हमने इन्हीं 5 की चर्चा करी। अब देखिए, सभी प्रकार के प्रश्न आपके बने ये संभावना कम होती है। नाम बहुत सारे हैं भारत के, पर ये प्रमुख 5 नाम हैं। तो चलिए ठीक है, हम इनकी शुरुआत करें। सर्वप्रथम तो आपको बता दें कि आर्यावर्त या ब्रह्मावर्त नाम कैसे पड़ा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं और इतिहास के पन्नों में हमने इसका अध्ययन किया हुआ है कि किसी भी सभ्यता का विकास किसी न किसी समीपस्थ नदी घाटी के पास ही होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता जिसका अन्य नाम है। तो इसका विकास दोस्तों सिंधु नदी के किनारे हुआ और इसी सिंधु नदी की घाटी में ही निवास करते थे हमारे वैदिक आर्य। जो हमने वैदिक साहित्य पढ़े उसमें जो आर्यों का निवास स्थल था दोस्तों, वो मुख्य तौर पर सिंधु नदी घाटी के ही इर्द गिर्द था। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही इसका अध्ययन किया हुआ है कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है लगभग, कि एक उत्तरी भारत कहलाता है और एक दक्षिणी भारत कहलाता है। तो उत्तर भारत में आपका सिंधु नदी घाटी का जो क्षेत्र है वो आपका है, ठीक है। और इसी सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र के आसपास ही निवास करते थे हमारे वैदिक आर्य और इन्हीं उत्तर भारत में निवास करने वाले वैदिक आर्यों के निवास स्थल के चलते इस क्षेत्र का नाम दोस्तों कहलाया आर्यावर्त। तो ये आप जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। देखिए, मैं फिर से यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मैं जो पंक्तियाँ कह रहा हूँ उन्हें आप नोट कीजिए, ठीक है। मतलब जो महत्वपूर्ण है आप उसे नोट कीजिए। नोट करना इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपका रिवीजन के लिए एक कंटेंट हो। आपने सुन लिया और सुन करके वो सब चला जाएगा, ठीक है। हम अच्छे से जानते हैं कि एक कान से सुना दूसरे से निकालने वाली बातें होती है और पढ़ाई में तो निश्चित तौर पर ये होता ही होता है, इसीलिए आप इसे नोट डाउन जरूर करें। तो आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा, तो हम कहेंगे भाई उत्तर भारत में निवास करने वाले आर्यों के निवास स्थल के चलते, ठीक है, या आर्यों के कारण, वैदिक आर्यों के कारण ये जो नामकरण है आर्यावर्त पड़ा। तो भारत का नाम एक आर्यावर्त आपको देखने मिलता है। आर्यावर्त के अलावा दोस्तों ब्रह्मावर्त भी इसे कहा गया, यानी कि आर्यावर्त या ब्रह्मावर्त जो नाम है इसके प्रमुख कारण है उत्तर भारत में निवास करने वाले वैदिक आर्य और उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नामकरण हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं, हमें देखने मिलता है भारत की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो हम पाते हैं कि ऋग्वैदिक समय में, ऋग्वैदिक काल में 5 जन थे। जन का अर्थ क्या होता है, तो देखिए आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। जन का अर्थ है यहाँ पर ट्राइब, ठीक है। मुख्य तौर पर जो अर्थ है वो है ट्राइब। तो ऋग्वैदिक 5 जनों में आपका कौन सा वेद है दोस्तों, तो उसे भी आप नोट कीजिए, ऋग्वैदिक, ठीक है। ऋग्वैदिक 5 जनों में
कितने जन थे? 5। 5 में से एक जन था प्रमुख भरत, और उसी भरत के आधार पर इसका नाम भारत पड़ा। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण है कि भारत नाम कैसे पड़ता है। तो ऋग्वैदिक 5 जनों में से एक जन यानी कि एक ट्राइब भरत के नाम के आधार पर या भरत के आधार पर भारत का नाम आपको भारत देखने मिलता है। इसके अलावा एक और इसी से जुड़ी हुई एक किंवदंती है या एक कथा है। वो कथा ये है कि राजा दुष्यंत के पुत्र, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर, ठीक है, राजा दुष्यंत के जो पुत्र थे वो थे भरत। तो राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत हमें देखने मिलता है। और ये कहाँ देखने मिलता है? तो ये देखने मिलता है वायु पुराण में। इसे भी आप नोट कर सकते हैं कि भाई ये दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत का जो नामकरण हमें देखने मिला वो मुख्य तौर पर कहाँ पर देखने मिलता है? तो वो देखने मिलता है वायु पुराण में। वायु पुराण के दोस्तों एक संदर्भ में इसका जिक्र किया गया है, जबकि ऋग्वैदिक 5 जनों में से एक जन भरत के नाम पर भारत का नाम भी हमें देखने मिला। तो इससे जुड़ी हुई 2 कथाएं हैं। जबकि आर्यवर्त की जब हमने बात की थी तो हमने पाया था कि भाई उत्तर भारत में कहां पर निवास कर रहे थे? मुख्य तौर पर उत्तर भारत में निवासरत आर्यों के नाम के स्थान पर, ठीक है, आर्य निवास कर रहे थे, तो उसी के आधार पर इसका नाम आर्यवर्त भी हमें देखने मिला था। जबकि इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि भाई जम्बूद्वीप नाम कैसे पड़ा, जम्बूद्वीप कैसे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कीजिएगा। बौद्ध काल की बात है दोस्तों। बौद्ध काल में मुख्य तौर पर बौद्ध काल में आप पाएंगे कि बौद्ध जो ग्रंथ हैं बौद्ध काल में भारत में आप, अच्छा देखिए इसके पहले आप एक और बात को समझिए। आप जैसा नाम पड़ा हुआ है जम्बूद्वीप, देखिए नाम है क्या? जम्बूद्वीप। आपने कुछ लोगों को देखा होगा वो विशेषता के आधार पर भी नाम रख देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसको लंबू बोला जा रहा है, चश्मा लगा है तो चश्मेश बोल दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे 2-4 नाम किसी न किसी, मतलब ये कोई विशेष, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बहुत अच्छी विशेषता ही हो। कई बार आपके कह सकते हैं दोनों पक्ष होते हैं, पक्ष विपक्ष। तो कई बार आपकी विशेषताओं के कारण भी होता है, कई बार वो विशेषता नहीं होती है पर उसके कारण भी आपका नाम वो चर्चित होता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हमें देखने मिला बौद्ध काल में। बौद्ध काल में जम्बूद्वीप, जम्बू शब्द का शाब्दिक अर्थ है जामुन। तो बौद्ध काल में जामुन के वृक्षों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का जो जिक्र किया गया है उनके बौद्धकालीन ग्रंथों में वो किया गया है जम्बूद्वीप के नाम पर। तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि भाई जम्बूद्वीप नाम सर्वप्रथम कहाँ पर देखने मिला, जैसे यहाँ की यदि हम बात करें दोस्तों आर्यवर्त की, तो कहाँ हमें देखने मिला? उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में आर्यों के कारण। जबकि भारत की बात करें तो ऋग्वैदिक 5 जनों में से एक जन में, या इसके अलावा राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम के आधार पर भी चला। इसके अलावा जब हम बात करें अब जम्बूद्वीप की, जम्बूद्वीप नाम भारत का कहाँ देखने मिलता है, तो मुख्य तौर पर हमें देखने मिलता है बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथ, यहाँ बौद्ध काल की जगह बौद्ध ग्रंथ भी आप लिख सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में। पर हाँ, बौद्ध काल में ही ये नाम चर्चित हुआ कि भारत को जामुन के वृक्षों की अधिकता के कारण, किसके कारण? जामुन के वृक्षों की अधिकता के कारण जम्बूद्वीप नाम कहा गया, यह जम्बूद्वीप नाम से पुकारा गया। तो आपका प्रश्न सीधे बनेगा कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भारत का नाम जम्बूद्वीप देखने मिलता है? ऑप्शन में होंगे वायु पुराण, ऋग्वैदिक काल या ऋग्वेद में, और बौद्ध ग्रंथों में, और इसके अलावा जैन ग्रंथ भी हो सकता है। तो इसका आंसर है बौद्ध ग्रंथ में। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पर। अब बात आती है इंडिया की और हिंदुस्तान की। आगे बात की जाए दोस्तों कुछ अन्य नामों की, तो आपके सामने है इंडिया और हिंदुस्तान। बात की जाए जब इंडिया और हिंदुस्तान के नामकरण की कि आखिर भारत का नाम इंडिया और हिंदुस्तान कैसे पड़ा, तो इसका प्रमुख कारण है दोस्तों जो हमारे पश्चिम का क्षेत्र है। पश्चिम में हम, अब चूंकि हम पहले से जानते हैं कि ये हमारा पूर्व है और ये पश्चिम में हम जानते हैं व्यवस्थित तौर पर कि यहाँ से आपने पाया कि 2 लोग आए, एक यूनानी आए, एक ईरानी आए। तो यूनानी और ईरानी जब आते हैं, देखिए ना केवल यूनानी और ईरानी, कोई भी आएगा तो आने के लिए आपका यहाँ पर क्या चाहिए? परिवहन। परिवहन मुख्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका जल परिवहन, एक आपका वायु परिवहन और एक होता है स्थल परिवहन। अब अगर हम इसे ठीक तरीके से समझें तो हम भली भांति इस बात से परिचित हैं कि वायु परिवहन तो बात का है, वायु परिवहन पहले तो नहीं था। अब बसते हैं 2 परिवहन, जल परिवहन और स्थल परिवहन। जल परिवहन में भी हमने देखा कि भारत की खोज जल मार्ग की, भारत के जल मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा की गई और वो बहुत बात की है। उसके पहले भी लोग आना प्रारंभ हो चुके हैं। तो वो अब आएंगे कहाँ से? स्थल मार्ग से। तो जब वो स्थल मार्ग से आते हैं तो स्थल मार्ग से आने की इसी कड़ी में एक बहुत विशाल जो हमारी नदी है, कौन सी नदी है दोस्तों? ये सिंधु नदी। ये सिंधु नदी बीच में पड़ती है और जब उन लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि एक बहुत विशाल नदी है। तो यहाँ आने की कड़ी में क्रमशः सर्वप्रथम यूनानियों ने दोस्तों इसी सिंधु नदी को इंडस कह करके पुकारा। कौन सी रिवर कहा? तो इंडस रिवर कहा। और इंडस रिवर इसे कहा और इसके पार के क्षेत्र को, यानी कि सिंधु नदी के पार के क्षेत्र को उन्होंने इंडिया कह दिया। तो हम देखते हैं कि हाँ, हमारे सिंधु नदी का एक नाम हमें इंडस भी देखने मिलता है। और ये जो इंडिया शब्द है इसकी व्युत्पत्ति मुख्य तौर पर यूनानियों के इंडोई शब्द से हुई है। इसे भी आप नोट कर सकते हैं, इंडोई एक शब्द है, उसी के आधार पर इन्होंने सर्वप्रथम इंडोई कहा और इंडोई से इंडिया हो गया। हम इसे व्यवस्थित तौर पर जानते हैं कि नामों की टूट फूट बहुत होती है।
कई बार ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, कई बार उच्चारण में अशुद्धियां होती हैं और उसे लेकर के टूट फूट तो होती है। तो बहरहाल सर्वप्रथम आपको नाम देखने मिलता है इंडोई, और इंडोई से होता है इंडिया। और ये किसने कहा? तो ये कहा है यूनानियों ने। यूनानियों ने इंडस कहा किसे? सिंधु नदी को कहा है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं हिंदुस्तान की। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ईरानी आपको देखने मिल रहे हैं, पारसी। अब जब उनके बाद ईरानी आते हैं तो उन्हें भी इसी स्थल मार्ग से एक विशेष वही हमारी नदी मिली, सिंधु नदी, और इन्होंने सिंधु के सा का उच्चारण हा कर दिया दोस्तों। ईरानियों ने क्या कर दिया? सिंधु के सा का उच्चारण इन्होंने जैसे ही हा किया तो ये आपकी नदी हो गई हिंदू नदी, और हिंदू नदी के पार का क्षेत्र कहलाया दोस्तों हिंदुस्तान। तो इस तरीके से ये नाम पड़ते हैं। तो वास्तव में ये जो नाम है ये निम्न प्रकार से हमें देखने मिले और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर नोट कीजिए। हम इसे एक बार फिर से सरसरी तौर पर देखते हैं और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। तो नामकरण में हमने देखा मुख्य तौर पर हमें 5 नाम देखने मिलते हैं। सर्वप्रथम हमने देखा आर्यवर्त और ब्रह्मावर्त। आर्यवर्त और ब्रह्मावर्त में जो प्रमुख है वो ये कि उत्तर भारत में निवासरत आर्यों के नाम के आधार पर ही हमने इसका नाम क्या कर दिया? आर्यवर्त कहा या ब्रह्मावर्त कहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा भरत या भारत। तो भारत नाम आपके 2 कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं। पहली है ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक समय पे दोस्तों 5 जन थे, जन का अर्थ था ट्राइब, और उसी ट्राइब में से एक ट्राइब थी भरत, और उसी भरत के नाम के आधार पर इसका नाम भारत पड़ गया। एक और है वायु पुराण से जुड़ा हुआ एक संदर्भ है, एक मुद्दा है, और उसमें हमने देखा कि राजा दुष्यंत के पुत्र हुए राजा भरत, और राजा भरत के नाम पर राजा भरत के नाम पर इसका नामकरण भारत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। अब हमें देखने मिला जम्बूद्वीप। बौद्ध काल की जो ग्रंथ हैं उनमें बौद्धकालीन ग्रंथों में जम्बूद्वीप नाम देखने मिला जामुन के वृक्षों की अधिकता के कारण। और इसके बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट देखने मिले, इंडिया और हिंदुस्तान। तो इंडिया और हिंदुस्तान का प्रमुख कारण है सिंधु नदी। सिंधु नदी के सा का उच्चारण जब हा किया गया तो वो नाम आपका चला गया ईरानियों के द्वारा, और हिंदुस्तान। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सिंधु नदी को इंडस कहा गया तो वो कहा गया यूनानियों के द्वारा, और इसका नाम, इसके पार के क्षेत्र का नाम कहलाया इंडिया। ये दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो देखिए इसे हम क्लियर कर लेते हैं एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। आप इतना बस याद रखिएगा कि सिंधु नदी में आप पाएंगे कि हिंदू कह करके हिंदुस्तान कह रहे हैं कौन? ईरानी। ठीक है, ईरानी। अब इंडिया नहीं कहा किसने? ईरानियों ने। ई कभी ई नहीं कहेगा, तो ई ने क्या कहा है? ई ने कहा है हा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और इंडिया कौन कह रहे हैं? इंडिया कह रहे हैं यूनानी। यूनानी जब आप बोलते हो सबसे पहले आपको यू देखने मिलता है, और यू का अर्थ होता है दोस्तों आप या तुम, जो भी इंग्लिश में होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं यू शब्द हमने इंग्लिश में ही पढ़ा हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पर क्लियर होता है। एक छोटी सी ट्रिक है इन्हें याद रखने की कि यूनानी और ईरानी में किसने इंडिया कहा है? तो ई नहीं कहेगा, बात खत्म। मतलब यूनानी ने इंडिया कह दिया और ईरानियों ने क्या कह दिया? हिंदुस्तान कह दिया। तो यहाँ पर आपका ये भारत के नामकरण वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। बात की जाए देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदुओं की दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि इस टॉपिक के नाम में ही है अंतिम सीमा बिंदु, और चतुर्दिक का मतलब होता है चारों दिशाओं में, यानी कि एक दिशा आपका ऊपर होगी उत्तर, एक दक्षिण दिशा होगी, एक पूर्व दिशा होगी और एक पश्चिम की दिशा होगी। तो इन सभी दिशाओं में जो दूरस्थ, जो सबसे अंतिम पॉइंट होगा, आपका लास्ट पॉइंट, अंतिम बिंदु, उसी को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है, भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु क्या है, या पूर्वी बिंदु या पश्चिमी बिंदु, तो आपको इसके आंसर देने होते हैं। तो इसे लेकर के भी आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा आप, महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। देश के यदि हम उत्तरतम बिंदु की बात करें तो हमारा इसका आंसर है इंदिरा कॉल। आप याद रखिएगा, इसे इंदिरा कोल करके भी देखने मिल सकता है, या इंदिरा कॉल करके भी आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है। ये भारत का सुदूरस्थ उत्तरी पॉइंट है, यानी भारत का जहां तक विस्तार है दोस्तों, मुख्य भूमि का आपके उत्तर में, तो उत्तर का जो सबसे आपका उत्तरी पॉइंट है वो आपका इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, जिसने भी ये पढ़ रखा है, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में बहुत बड़ा अंतर है। इंदिरा कॉल ऊपर की ओर है और इंदिरा पॉइंट दोस्तों नीचे की ओर है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हमें देखने मिला था कन्याकुमारी, और इसके भी दक्षिण में, चूंकि भारत के विस्तार की यदि हम बात करें, हम सभी जानते हैं, हमने इसे भारत की सामान्य जानकारी के इन चैप्टरों के क्रम में सबसे पहली वीडियो में हमने इसका अध्ययन किया हुआ है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार क्या कैसा है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो मुख्य भूमि का है दोस्तों, वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। जबकि यदि हम बात करें संपूर्ण भारत का, तो हमें और भी नीचे जाकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री 4-5 मिनट से भी देखने मिला था। तो देखिए, आपका दक्षिण में विस्तार 2 प्रकार का है। एक विस्तार है मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का जब पॉइंट पूछा जाएगा तो आंसर कन्याकुमारी होगा। और यदि संपूर्ण भारत बोल दिया गया या आपका विशेष तौर पर पूछा गया
कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो उसका आंसर आपका आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो पहले तो आप इन दोनों में नामों में अंतर क्लियर कर लीजिए, एक का नाम है इंदिरा पॉइंट और एक का नाम है इंदिरा कॉल। तो सबसे पहले तो हमारे पॉइंट जो दिमाग में उठते हैं, जो बिंदु, वो सबसे पहले यही होता है कि क्या ये हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पर है क्या? तो देखिए एक इसमें से नाम पर है जबकि एक नहीं है, इसमें नाम पर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का नाम दोस्तों 1984 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम के आधार पर ही रखा गया। इसके पहले इसके और अन्य नाम थे जिनकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। और एक दूसरा है इंदिरा कॉल, जिसका इंदिरा गांधी जी से कोई संबंध नहीं है। इंदिरा कॉल नाम दोस्तों देवी लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है। तो ये दोनों तो पहले आप क्लियर रखिएगा कि इंदिरा कॉल का नाम किस पे रखा गया है, देवी लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है। एक पॉइंट ये हो गया आपका। जबकि हम बात करते हैं इंदिरा पॉइंट की, तो इंदिरा पॉइंट का नाम रखा गया है इंदिरा गांधी जी के नाम के आधार पर। इसके बाद यहां से आपका दूसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है, वो ये है कि ये सबसे उत्तरतम बिंदु है और ये कहां है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर के निकट है। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों, तो सियाचिन ग्लेशियर के जो है वहीं पर काराकोरम रेंज भी है। इसकी चर्चा हम अपने आगे आने वाले लेक्चरों में करने वाले हैं कि क्या है काराकोरम रेंज, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब हम पढ़ने वाले हैं बारी बारी से। बहरहाल अभी आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये एक प्रश्न के रूप में हमें देखने मिला है कि आपका जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो एक पॉइंट हो गया आपका कि ये सबसे उत्तरतम बिंदु है। दूसरा, इसका नाम देवी लक्ष्मी के नाम के आधार पर किया गया है। तीसरा, सियाचिन ग्लेशियर के निकट है। और चौथा जो है वो ये है कि काराकोरम रेंज के समीपवर्ती है। तो आपका ये सारे पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं उत्तरतम के बाद दक्षिणतम। तो जब आपकी बात की जाए मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो उसका आंसर होगा आपका कन्याकुमारी। और बात की जाए यदि भारत का दक्षिणतम बिंदु या सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु, तो वह आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। दोनों में आप व्यवस्थित तौर पर अंतर देख लीजिएगा। एक है मुख्य भूमि का, ठीक है, ये आपका मुख्य भूमि का है दोस्तों। मुख्य भूमि से तात्पर्य है आपके मेनलैंड, ठीक है, जो आपका ये जुड़ा हुआ भाग है पूरा। तो ये जो पॉइंट है आपका कन्याकुमारी है, ठीक है, मुख्य भूमि का। और एक हो गया सुदूरस्थ। आप इसे व्यवस्थित तौर पर नोट कीजिए, सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु की यदि हम बात करते हैं तो वो है आंसर हमारा इंदिरा पॉइंट। और वो कहां पर है, वो ग्रेट निकोबार है। जबकि कन्याकुमारी हमें पता है तमिलनाडु का सबसे अंतिम छोर कन्याकुमारी है। भारत का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों, तो कन्याकुमारी के अन्य नाम है कैप कैमोरिन और कुमारी अंतरीप। देखिए इन नामों के पीछे भी एक प्रमुख कारण है। कैप कैमोरिन की जब हम बात करते हैं तो कैप का अर्थ होता है समुद्र में घुसपैठ करने वाली भूमि, यानी कैप का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर कैप कैमोरिन में कैप का अर्थ है वह भूमि जो समुद्र में घुसपैठ करती है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे की बात, समुद्र में घुसपैठ यानी कि समुद्र में अंदर की ओर घुसा हुआ कुछ एरिया और अंदर की ओर भाग। तो आप जब वहां जाएंगे आप देखेंगे जो कुमारी अंतरीप है या कैप कैमोरिन है, ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी जो प्लेस है ये समुद्र में और अंदर की ओर घुसा हुआ भाग है और अंदर की ओर है, चारों तरफ से पानी है और अंदर की ओर है चूंकि। तो आपका यह कहलाया कैप। कैप का शाब्दिक अर्थ है समुद्र में और अंदर की ओर घुसपैठ करने वाली भूमि या समुद्र में और अंदर की ओर घुसी हुई भूमि। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, जो कैमोरिन नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों इस कैप के साथ में, वो जुड़ा हुआ है मुख्य तौर पर कन्याकुमारी के पूर्व नाम से। आपको बता दें कन्याकुमारी का जो पूर्व नाम था दोस्तों वो कैमोरिन था। जब ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ पर थे तो वो जब आते थे तो उन्होंने उस एरिया का नाम कैमोरिन करके रखा हुआ था। तो कैमोरिन नाम तब से चर्चित था। तो मतलब ये कब से नाम चर्चित था कैमोरिन, इसका ब्रिटिश या ब्रिटिशर्स के समय से। तो ब्रिटिश काल से कैमोरिन नाम था और इसकी जो प्रकृति थी वो कैप की तरह थी, इसलिए इसका नामकरण किया गया कैप कैमोरिन। तो ये जो सबसे अंतिम बिंदु है ये है कैप कैमोरिन। इसे कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। तो बात ये आती है कि ये अंतरीप होता क्या है, तो अंतरीप होता है दोस्तों समुद्र में अंदर की ओर घुसा हुआ भाग। वही जो कैप है इसे ही हिंदी में अंतरीप आप कह दीजिए। और इसकी पूरी प्रकृति वैसी ही है कि समुद्र में जो मुख्य भूमि का भाग घुसा हुआ है उसे अंतरीप कहा जाता है। तो इसका एक और नाम आपको देखने मिलता है कुमारी अंतरीप। तो देखिए कन्याकुमारी में आपका कुमारी जुड़ा हुआ है, ये हो गया कुमारी और अंतरीप। इसके अलावा कैप कैमोरिन और कन्याकुमारी, ये तीनों नाम आपको देखने मिल सकते हैं। और ये कौन है, ये मुख्य भूमि के अंतिम बिंदु है जो कि कहां पर है, तमिलनाडु में। कई दफा तो दोस्तों प्रश्न कुछ ऐसे भी देखने मिले हैं कि कुमारी अंतरीप निम्नलिखित में से किस राज्य में है। कुमारी अंतरीप निम्नलिखित में से किस राज्य में, आंसर है आपका तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु, कैप कैमोरिन तमिलनाडु। कैप कैमोरिन क्या है, एक द्वीप है। इसकी जो प्रकृति है दोस्तों वो वास्तव में एक द्वीपी है, इस कारण से इसे द्वीप भी कहा जा रहा है। तो आपके ये सारे प्रश्न हो गए। और यहाँ पर अधिक जानकारी आपको दे दें वो ये है कि ये जो प्लेस है कन्याकुमारी, ये आपका तीनों जो है तीन ओर से आपका किससे घिरा हुआ है दोस्तों, तो पानी से घिरा हुआ है, समुद्र है, ठीक है। एक आपका हिंद महासागर हो गया, पूर्व की ओर में यदि हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की ओर में हो गया हमारा अरब सागर। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो पानी है वो हिंद महासागर का ही दो भागों में डिवाइड है, ठीक है। वो आपका प्रायद्वीपीय प्रकृति जो है भारत की उसके कारण है।
इसके अलावा आपको एक दो प्रश्नों के और जानकारी दे दें, वो ये है कि हिंद महासागर का जो जल है वो हमारे दो ही राज्यों से स्पर्श करता है, एक है तमिलनाडु और एक है केरल। इसके अलावा बाकी राज्य यदि हम बात करें पश्चिम की ओर के अरब सागर का पानी टच होता है, और अगर पूर्व की बात करें तो बंगाल की खाड़ी। तो ये भी आपके एक जानकारी हुई। इसके अलावा अन्य जानकारियों में हम बात करें दोस्तों, तो अब हम आते हैं अपने सुदूरस्थ पॉइंट पर, भारत के दक्षिणतम बिंदु या आपका एकदम सुदूरस्थ पॉइंट की, तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे अंतिम द्वीप अंडमान और कार निकोबार है। तो उसका आपका जो सबसे लास्ट है वृहद निकोबार, आप एटलस में ओपन करके देख सकते हैं, सबसे लास्ट पॉइंट है ग्रेट निकोबार या बृहद निकोबार, और उसी में सबसे अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और इसका नामकरण दोस्तों यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, आगे चल करके इसे पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना गया। आप नोट कर लीजिएगा, पहले इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, फिर पार्सन पॉइंट के नाम से जाना गया, तथा आगे चल करके 1984 में फरवरी के मंथ में इसका नामकरण करने की घोषणा की गई हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम के आधार पर। हालांकि ये उस समय पे अस्तित्व में नहीं आ पाया और इसे अस्तित्व में आते आते कुछ महीने गुजर गए। फाइनली 10 अक्टूबर 1984 को इसका जो नामकरण है वो इंदिरा गांधी जी के नाम के आधार पर इंदिरा पॉइंट किया गया। और महत्वपूर्ण पहलू दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ, और वह यह है कि यह जो पॉइंट है, ये जो क्षेत्र है, ये लक्ष्मी नगर पंचायत है ग्रेट निकोबार के अंतर्गत, वहां आता है। मतलब आपके ऑप्शन पे या तो इंदिरा पॉइंट हो सकता है या इसके अलावा लक्ष्मी नगर पंचायत भी हो सकता है। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है, इसकी भूमध्य रेखा से दूरी। अब आप देखेंगे जो हमारी भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश रेखा, वहां से यह प्लेस आपका मात्र 6 डिग्री 4 मिनट की दूरी पर है, और 6 डिग्री 4 मिनट की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर की दूरी है। तो एक प्रश्न पूछा गया कि हमारा जो या भारत का जो सबसे दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है, यह विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। और महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो वह यह है कि वर्ष 2004 में यहाँ पर एक भयंकर सुनामी आई हुई थी। उस सुनामी के कारण यह डूब गया था। हालांकि इसका बहुत सारा पॉइंट डूब गया, पर आगे चल करके जब सुनामी लहरें शांत हुई तो उसके बाद ये फिर से सामने आया। तो आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1984 में इसका नामकरण इंदिरा गांधी के आधार पर इंदिरा पॉइंट किया गया। इसका अन्य नाम क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। इसके अलावा लक्ष्मी नगर पंचायत के अंतर्गत आता है ये पॉइंट। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों वो ये कि 2004 में यहाँ पर सुनामी आई थी, सुनामी के कारण यह पॉइंट डूब भी गया था। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों, तो अब हमारे जो अन्य पॉइंट बचे हुए हैं वो ये है कि आपका सबसे पूर्वोत्तम बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु। तो बात की जाए जब से पूर्वी बिंदु की दोस्तों, सबसे पूर्वी बिंदु इसका कौन है, तो वो है वालांगू या वालोंग। इसे आप जब देखेंगे एटलस में तो आपका वालोंग शब्द आपको देखने मिलता है। तो वालांगू या वालोंग, और किबुथी इसका एक छोटा सा प्लेस है जो कि वालोंग के अंतर्गत आता है। और वालोंग दोस्तों किस जिले के अंतर्गत आता है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंजा या अंजाम जिले के अंतर्गत, अंजाम एक जिला है उसके अंतर्गत आता है ये पॉइंट। इसके विषय में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों वो ये कि यहाँ पर एक त्रिसंधि है या त्रिबिंदु कह सकते हैं। अर्थात ये जो पर्टिकुलर प्लेस है किबुथी या वालोंग या अंजा जिला आपका, ये 3 देशों के त्रिसंधि पर स्थित है। एक ओर से भारत, एक ओर से म्यांमार जिसे हम बर्मा के नाम से जानते थे, और इसके अलावा एक ओर से आप देखेंगे चीन है। तो ये आपका इस त्रिसंधि पर है। और महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित जो है वो भारत में प्रवेश करती है या इसी प्लेस पर है। लोहित के निकट है ये प्लेस। तो आपका ये भी एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है। अब आगे बात की जाए पश्चिमी बिंदु की दोस्तों, तो पश्चिमी बिंदु में आपका इंपॉर्टेंट है गुहार मोती या गुहार माता। इसे कुछ बुकों में आप देखेंगे गौर माता करके भी आपको देखने मिलेगा। तो इसके अन्य नामों में आपका जो इंपॉर्टेंट हो गया गौर माता, गुहार मोती या सर क्रीक। तो सर क्रीक जो प्लेस है दोस्तों, वास्तव में या तो आपके ऑप्शन पे सर क्रीक होगा। तो देखिए सर क्रीक है कहां पर, सर क्रीक है एक गांव है गुहार माता या गुहार मोती, उस गांव के अंतर्गत है सर क्रीक। और ये जो गांव है गुहार माता या गुहार मोती, ये प्लेस आयन सरोवर जो ग्राम पंचायत है उसके अंतर्गत आता है, और या उसके निकट कह सकते हैं। इसके अलावा कच्छ जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों, कच्छ जिला यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कच्छ जिला। यानी कि भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती या सर क्रीक या नारायण सरोवर, वो कहाँ पर है, वो है आपका कच्छ जिले के अंतर्गत। कहाँ है दोस्तों, ये गुजरात में। इसके विषय में जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये कि यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है कोटेश्वर मंदिर। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, कोटेश्वर मंदिर यहीं पर है। तो यहाँ हमारे चतुर्दिक सीमा बिंदु और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू
कंप्लीट होते हैं। एक सरसरी तौर पर हम इसका रिवीजन करते हैं दोस्तों, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वालांगू किबुती, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती या गौर माता, सबसे उत्तरी इंद्राकोल, सबसे दक्षिणी की हम बात करें तो कन्याकुमारी, और सबसे दक्षिणतम या सुदूरस्थ पॉइंट की हम बात करें तो इंदिरा पॉइंट। इंदिराकोल और इंदिरा पॉइंट में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों का नाम जो है वो इंदिरा गांधी के आधार पर बिल्कुल भी नहीं है। एक का है इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, इंदिरा गांधी के आधार पर 1984 में नामकरण हुआ, उसके पहले ये पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट कहलाता था। जबकि इंदिरा कॉल की यदि हम बात करें तो वो देवी लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है। याद रखने का तरीका बहुत आसान है, जब भी कॉल आएगा तो आप अपने फोन को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे, तो इंदिरा कॉल ऊपर की ओर, जबकि पैर चूंकि नीचे की ओर है तो पॉइंट आपका नीचे की ओर, ठीक है, आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों तो अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में हमने ये देखा था कि आपका जो गुहार माता या गौर माता या सर क्रीक है, ये नारायण सरोवर पंचायत के अंतर्गत आता है, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में है। कन्याकुमारी ही कैप कैमोरिन है, कुमारी अंतरीप है, और ये तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। जबकि बात की जाए इंदिरा पॉइंट की, तो इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार और ग्रेट निकोबार के अंतर्गत आने वाले वृहद निकोबार या ग्रेट निकोबार में आता है। इसके अलावा बात की जाए वालांगू किबुती की, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। जबकि बात की जाए यदि इंदिराकोल की, तो इंदिराकोल दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं अपने अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में, वो ये कि कई दफा हो सकता है आपसे सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पश्चिमी राज्य, सबसे उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और सबसे दक्षिणी राज्य पूछ लिया जाए। तो सबसे दक्षिणी है आपका तमिलनाडु, पूर्वी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सबसे उत्तर में है दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और सबसे पश्चिम में गुजरात, जैसा कि हमने इन पॉइंटों के माध्यम से समझा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।